नमस्कार दोस्तों। बिहार स्पेशल इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत सारी बातें करनी है बिहार चुनाव के ऊपर। वो बातें जो आपको हर चैनल पर सुनाई नहीं देती हैं। तो बिहार का मंथन, बिहार का कथन, बिहार का दिल, बिहार की आत्मा, बिहार क्या कह रहा है, बिहार का एटीट्यूड क्या है, बिहार का परिवारवाद क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है ये, और कई मायनों में इंटरेस्टिंग है। बिहार बहुत बार भारत की राजनीति को बदल देता है। भारत की राजनीति में जो परिवर्तन आते हैं वो बिहार की पुण्य भूमि से ही निकलते हैं। लेकिन ये बिहार का चुनाव एक नए किस्म की चुनौतियों को लेकर आया। बात सिर्फ एसआईआर की नहीं है। अब वो बात पुरानी हो गई है। अब उस पर पीछे जाके फायदा नहीं। उस पर चुनाव आयोग ने क्या किया, नीतीश सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अब ये वक्त उन पर चर्चा करने का ना होकर बिहार की जमीन पर इस समय क्या घट रहा है, एक बहुत बड़ा रंगमंच बना हुआ है। एक जैसे नाटक मंडली होती है ना, तो सबके अपने अपने स्टेज लगे हुए हैं साहब, और मंडलियां गाने गा रही हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजनीतिक रूप से उससे मुक्त हो। बिहार राजनीतिक रूप से बहुत ही एक सक्रिय प्रदेश है। गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, ये जो राजनीति की जो बीमारी है ना, ये सब जगह पर है। किसी को कुछ और आता हो या ना आता हो, राजनीति जरूर आती है यहां पर। दूसरी बात, बिहार वो भूमि है जहां पर आपको हर घर के अंदर लड़के और लड़कियां कंपटीशन की तैयारी करते हुए मिलेंगे सरकारी नौकरी की तलाश में। तो रोजगार हमेशा से उनकी एक प्रमुख डिमांड रही है, क्योंकि वहां पर फैक्ट्रियां नहीं है तो लोकल रोजगार नहीं है, लोकल रोजगार नहीं है तो अधिकतर लोगों को क्या कहते हैं कि बाहर के प्रदेशों में जाके काम ढूंढना पड़ता है। लेकिन छठ का मौका हो और बिहार वासी अपने घर वापस ना आए, तो ये तो हो नहीं सकता। भरी हुई ट्रेन, आसमान छूते हुए हवाई जहाज के किराए, एक बार ठुसा ठुस भरी हुई बसें एक अलग ही कहानी कहती हैं। वो बिहार का रोमांस ही अलग है। ये इस रोमांस को शब्दों में बयान करना आसान नहीं है साहब, बड़ा मुश्किल है। और मैंने कहा कोई इससे मुक्त नहीं है। माहौल ऐसा है ना, कोई भी इससे मुक्त नहीं है। सभी इसके रंग में रंगे हुए हैं। और चारों तरफ एक चर्चा है 14 नवंबर को क्या होगा, 6 नवंबर को किसने वोट डालने हैं, किसको वोट डालने हैं, कोई किसको कैसे बहला रहा है, कोई कैसे फुसला रहा है। भाई भतीजावाद हो, परिवारवाद हो, दोस्त हो, यहां कोई अपना भी नहीं है और सभी अपने हैं। बड़ी क्या कहते हैं कि इंटरेस्टिंग भूमि है ये। भगवान बुद्ध की भूमि, भगवान महावीर की भूमि भी। और तरह तरह के संदेश निकलते हैं। कोई कहता है बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, कोई कहता नहीं यार बिहार तो काफ़ी रिच है, इतना पिछड़ा हुआ नहीं है। आप वहाँ पे माफिया ढूंढो तो एक छोड़ो 1000 माफिया मिल जाएंगे। गांव के लेवल पे माफिया मिलेंगे, कस्बे के लेवल पे माफिया मिलेंगे, शहर के लेवल पे माफिया मिलेंगे, सड़क बनाने के माफिया मिलेंगे, कोल माइन के माफिया मिलेंगे, जंगल के माफिया मिलेंगे, मंगल के माफिया मिलेंगे, आम के पेड़ों के माफिया मिलेंगे, फसलें कटेंगे तो माफिया मिलेंगे। तो माफिया आपको हर जगह मिलेगा। हाँ, मैं शराब और ड्रग्स की मैंने बात ही नहीं की यहाँ पर, वो तो है ही सब जगह। इसके अलावा भूमि का माफिया है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का माफिया है। तो जैसा माफिया चाहिए वो भी आपको वहां मिल जाएगा। और उनके भी राजनीतिक इंटरेस्ट है। तो साहब, ये जो माफिया के लोग होते हैं इनको भी टिकट चाहिए होता है। और अच्छी बात इनके अंदर क्या है ना कि इनको आरजेडी का टिकट नहीं मिला तो जेडीयू का ले लेंगे, जेडीयू का नहीं मिला तो बीजेपी का ले लेंगे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो कोई चौथी पार्टी दे देगी। ये तो बात है ही है। अगर मेरी पार्टी है
तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि मैं खुद भी टिकट ले लूँगा, अपने बेटे को टिकट दे दूँगा, पत्नी को टिकट दे दूँगा, साले को टिकट दे दूँगा, भाई भतीजे को टिकट दे दूँगा। पार्टियां भी क्या परिवार के रंग में रंगी हुई हैं यहाँ पर सारी की सारी, और सब अपने परिवार के अंदर ही टिकट विकट दे के निपटा लेते हैं। या फिर कई बार कोई ऐसे लोग आ जाते हैं तो पर सीट की कहते हैं कि अगर आपको सीट चाहिए, लड़ना है तो आप 21,000 रुपये भर दो। वो जन स्वराज वाले हैं, प्रशांत किशोर, वो वादा करते हैं देखो जी अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आप इतनी फीस भरो, तब तो आप क्या कहते हैं कि एलिजिबल हो गए। तो भाई साहब बड़े लोगों ने पैसे भर दिए, ये भी कमाई का एक जरिया हो गया। बहुत बढ़िया साहब। हर व्यक्ति जो अपने आप को थोड़ा बहुत भी कुछ समझता है या नहीं भी समझता है, उसे टिकट चाहिए साहब। कहते हैं यार एमएलए का टिकट दिलवा दो, एमपी का टिकट दिलवा दो, उसका नहीं मिलता तो एमएलसी का टिकट दिलवा दो, कोई नगर निगम का टिकट दिलवा दो, पर टिकट दिलवा दो साहब। ये राजनीति ना सबके ब्लड में चली गई है, यहाँ पर खून में नसों में बह रही है साहब। भोजपुरी सिंगर्स को ले लो साहब, एक्टर्स को ले लो, डांसर्स को ले लो, उनके पीछे जो एक्स्ट्रा कई बार डांस करते हैं ना उनको ले लो, उनका म्यूजिक देने वाले उनके गीतकार को ले लो। सबका पॉलिटिकल कनेक्शन है साहब, सबको टिकट चाहिए। तो फिल्म वालों को टिकट चाहिए, माफिया को टिकट चाहिए, राजनीतिक पार्टी को टिकट चाहिए, नाच करने वाली मंडलियां हैं उनको टिकट चाहिए, सबको टिकट चाहिए, और माफिया को तो चाहिए साहब। इसलिए कहते हैं ना कि बिहार की जो असेंबली आती है ना बन के, वो बड़ी मज़ेदार, बड़ी एंटरटेनिंग होती है। बड़े अलग अलग किस्म के चरित्र उसमें होते हैं। इतने चरित्र तो आपको भारत की हिंदी फिल्मों में भी नहीं मिलेंगे साहब, जितने चरित्र आपको बिहार की असेंबली में मिल जाएंगे। और सब वहाँ पे एक दूसरे के दीवाने होके बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मज़े करते हैं साहब। बटन पार्टीज भी होती हैं वहाँ पर, सही बात है। तो साहब कभी पैसे देकर टिकट मिल जाता है, कभी बिना पैसे देकर टिकट मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है पैराशूट से भी लोग उतर आते हैं। यानी कि आप सोचते रहो यार मैं 15 साल से मेहनत कर रहा हूँ, टिकट तो मेरा है। अंतिम समय पता लगता है कोई, वो क्या कहते हैं कि मैथिली ठाकुर जैसी लड़की पैराशूट से उतरती है और टिकट उड़ा कर ले जाती है। और जो बेचारा 15 साल से मेहनत कर रहा है वो अपनी सांसें रोक कर बैठा रह जाता है। यार ये क्या हो गया, सब तो बीजेपी वाले मेरे साथ में थे, अचानक से मैथिली ठाकुर को कोई लोकल गायिका है उसको दे दिया। ये सब बिहार में हो सकता है साहब, अगर आप मेहनत कर करके सोचते हैं कि कुछ बन जाएंगे। नहीं साहब, कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कनेक्टिविटी हो गई तो बात बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या है ना कि धन बल भी है, जन बल भी है, माफिया बल भी है, सब कुछ है साहब। कौन किसको वोट देने जाएगा ये पहले से तय है। ये मुस्लिम है, ये यादव है, ये पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है। तो सब एक सोसाइटी के अंदर ना कंपार्टमेंट बने हुए हैं। जी हाँ, बहुत सारे खाने बने हुए हैं, सब अपने अपने डोमेन्स में अपने अपने खानों में बंद हैं। ये मेरा है, ये मेरा है तो मैंने इसको टिकट देना है। ये कुशवाहा है तो उसको मैं टिकट दूंगा। ये मांझी है तो मैं मांझी को टिकट दूंगा। मैं ये हूँ पासवान हूँ तो पासवान को टिकट दूंगा या उससे वोट भी दूंगा मैं। भाई ये कमाल आपको यहीं देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि परिवारवाद और जातिवाद बाकी जगह नहीं है, पर बिहार जैसा कहीं नहीं साहब। बिहार अपने आप में अद्भुत है उस मामले में। इसलिए मैंने आज ये प्रोग्राम रखा कि मैंने कहा बिहार का थोड़ा सा ये रंगारंग जो रंगमंच है ना, इसको आप तक पहुंचाऊं जरा मैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो अपने आप को नैतिकता का पराकाष्ठा बताती है, हालांकि अब नैतिकता वैतिकता तो गई तेल लेने उनकी, लेकिन साहब बिहार में आते वो भी बिहार जैसी हो जाती है। वो भी अपने सब सिद्धांत विधान छोड़ के पैराशूट से उतरे लोगों को तुरंत टिकट दे देती है साहब। जबकि वहाँ पूरा का पूरा कमांड सिस्टम है नीचे से ऊपर तक जाके, तब कहीं टिकट मिलते हैं। पर साहब क्या कहा जाए, अगर बिहार की भूमि पे पैर रखा तो साहब आप भी तो वैसे ही हो जाओगे ना जैसे बिहारी हैं। आप अलग कैसे हो सकते हो। सच बात तो ये कि ये इलेक्शन जो है ना इस समय बिहार वर्सेस बीजेपी हो गया है। बीजेपी कैसे भाई, देखो बीजेपी ने नीतीश बाबू को सबसे पहले तो रास्ता दिखा दिया और कह दिया भाई तुम्हारी बड़े भाई की भूमिका खत्म हो गई। अब क्या है ना कि तुम्हारी जाने की बारी तो तुमको बराबर के टिकट तो दे देते हैं, तुम्हारी सीट तो तुमको मिलेगी नहीं।
और तुम्हारा मुकाबला आरजेडी से करीब करीब पहले चरण में ही अप्रॉक्सीमेटली 57 सीटों पर है। पिछली बार भी तो उनसे हार गए थे, इस बार भी हारने के चांस है। और बीजेपी यही सोच रही होगी निकल जाए तो अच्छा ही है, एक कांटा निकल गया तो अपना ही राज है। वैसे भी जेडीयू के अंदर जो लल्लन सिंह जैसे आदमी हैं या फिर संजय झा जैसे आदमी हैं, वो तो बीजेपी के ज़्यादा बड़े आदमी हैं, वो जेडीयू वाले थोड़ी हैं। और नीतीश कुमार के बाद कुछ है नहीं वहाँ पर। तो ये उम्मीद की किरण थी जो जेपी आंदोलन से निकली थी, अब वो खत्म हो गई है। अब बिहार में जब वोटिंग होती है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। कुछ लोग कहेंगे लोग तेजस्वी को जिताने के लिए वोट करेंगे, लोग इसको जिताने के लिए वोट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता सब वहाँ पे। इस बार का जो वोटिंग है उसमें लोग तेजस्वी को जिताने के लिए वोट नहीं करेंगे, कांग्रेस को जिताने के लिए वोट नहीं करेंगे, बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे। और उसके एवज में जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसको जिता देंगे। नेगेटिव वोटिंग कहते हैं ना, इसको नहीं देना है। तो दूसरी पार्टियां इसलिए नहीं जीत जाती हैं चुनाव वहां पर कि वो शक्तिशाली हैं या उनका संगठन अच्छा है या उनकी रणनीति अच्छी है या उनकी योजना अच्छी है या उनका क्या कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन या प्लानिंग अच्छी है, इंप्लीमेंटेशन अच्छा। ना, वो इसलिए कि वहाँ पे बीजेपी कमज़ोर पड़ जाती है और लोग बीजेपी के खिलाफ हो जाते हैं, इसलिए बीजेपी हार जाती है। तो ये खास चीज़ हो जाती है कि लोग वहाँ पे तेजस्वी नहीं जीतेगा, बीजेपी हारेगी, ऐसा है। तो हराने के लिए वोट देंगे। तो वोट तेजस्वी को जिताने के लिए नहीं होगा, राहुल को जिताने के लिए नहीं होगा। पूरे भारत में भी यही हो रहा है। इस बार भी बीजेपी 240 सब सीटें लेके आई है, तो लोगों ने बीजेपी को हराया है, कांग्रेस को या बाकी पार्टियों को नहीं जिताया। अब बीजेपी हारती है तो अपनी वजह से, वो विपक्ष की वजह से नहीं हारती। और अगर विपक्ष कभी ज़्यादा सीटें ले जाता है तो कोई ये ना समझे यार ये मेरी ताकत है, नहीं, वहाँ बीजेपी कमज़ोर हो गई इसलिए आप जीत गए। इसे अंग्रेजी में एक शब्द आता है बाई प्रॉक्सी, आप बाई प्रॉक्सी जीत गए। तो अधिकतर लोग आजकल ऐसा होता है कि लोग या तो बीजेपी को जिताने के लिए वोट करते हैं या बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं। और जब वो हराने के लिए वोट करते हैं तो उनके सामने कोई भी खड़ा हो फिर वो जीत जाता है। टॉम डिक एंड हैरी कोई भी हो सकता है। बिहार में इस बार यही होने जा रहा है। क्या लोग बीजेपी को हराने के लिए उतरेंगे या बीजेपी को जिताने के लिए उतरेंगे? लेकिन कोई ये कहे कि कांग्रेस को और तेजस्वी को जिताने के लिए उतरेंगे, वोट करेंगे, मैं नहीं मानता। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे सहमत ना हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं। पर एक बात तो है, बीजेपी अगर छोटा मोटा कुछ हो जाए तो डैमेज कंट्रोल कर लेती है। और फिर आखिर के 10 दिन बचते हैं ना, फिर मोदी जी उतरते हैं मैदान में। साहब 12 मीटिंग है साहब इनकी, अगले कुछ दिनों में धुआंधार, और 12 रैली करेंगे साहब। और बड़े बड़े वादे, जंगल राज, लालू, वही परिवारवाद, ये सब बातें फिर से होंगी। लेकिन मोदी जी एक चतुर खिलाड़ी की तरह आखिर में उतरते हैं और आखिर में वो समा बांध देते हैं। 5, 7, 10 कॉन्स्टिट्यूंसी, 20 कॉन्स्टिट्यूंसी का घेरा बना के एक जगह पे आके धुआंधार भाषण करके निकल जाते हैं। और जब तक उसका असर खत्म होने को आता है तब तक चुनाव खत्म हो जाता है। तो लोग उस झोंक में आके बीजेपी को वोट दे देते हैं साहब। अब बिहार में ना यही हो रहा है, सबका मकसद एक ही है, बीजेपी को हराना है। जेडीयू को हराना मकसद नहीं है साहब। इतना तो लोग समझ गए जेडीयू मर चुकी है, जेडीयू को मारने के लिए अब किसी की जरूरत नहीं है। जेडीयू तो अपनी खुद ही सुसाइड कर रही है इस टाइम। उसमें लल्लन सिंह जैसे आदमी हैं, संजय झा जैसे आदमी हैं, जो बीजेपी के आदमी बेसिकली नाम के लिए जेडीयू में है। तो तेजस्वी और राहुल समझ चुके हैं यार जेडीयू को मारने की जरूरत नहीं है, ये जिंदा रहने दो, थोड़ी बहुत रहेगी तो ठीक ठाक है, बच गई तो भी क्या फर्क पड़ता है। उसका हाल तो वही होगा जो कर्नाटक में जेडीएस का है। चलिए साहब ये वहां पर हो गया, तो बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल तो कर लेगी। अब बिहार में कोई ऐसी पार्टी एक नहीं है जो 35% वोट खुद ले सके। बीजेपी शायद हो सकता ले भी जाए, जब अकेली आएगी तो ले भी लेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चिराग पासवान हो या तेजस्वी हो या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीज हो या फिर कांग्रेस हो, मुझे नहीं लगता, या कुशवाहा हो, मांझी हो, जेडीयू हो, मुझे नहीं लगता कोई पार्टी इतने दमखम वाली है वहां पर कि जो अपने बल पर 35, 37, 38%, 40% वोट ले सके। नहीं ले सकते साहब। बटी हुई राजनीति, बटी हुआ सोसाइटी, बटा हुआ
पूरा का पूरा रंग ढंग वहाँ का, यही तो बिहार को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो कोई एक पार्टी जो सबसे बड़े रूप में वहाँ पर निकल के आए वो बड़ा मुश्किल है। वो एक बीजेपी हो सकती है जिसकी ऑल इंडिया कैरेक्टर है। बाकी कांग्रेस भी बस वहाँ पे गई गुजरी ऐसा। वो कांग्रेस के लीडर है आनंद, वो तो कहते 10 सीट भी नहीं जीतेगी कांग्रेस। हो सकता सही भी हो। कांग्रेस का वैसे भी वहाँ पर क्या है ना कि सुना है कि कांग्रेस के नेता अपने दफ्तर में कम और आरजेडी और जेडीयू के दफ्तर में ज़्यादा नजर आते हैं, ये कहा जाता है। और कभी कभी बीच में बीजेपी के दफ्तर में पहुंच जाते हैं। ये तो कांग्रेस का उनका लोगों की लॉयल्टी है साहब। एक बिहार की एक और खास बात थी कि बिहार में ना कोई मास लीडर नहीं निकल पाया। एक लालू निकले और एक नीतीश निकले बस। पिछले अगर 30 सालों से देखो तो सारी राजनीति 30-40 सालों से इन्हीं के आसपास घूम रही है। लालू या नीतीश, लालू या नीतीश, लालू या नीतीश। और कोई मास लीडर बना ही नहीं यहाँ पर। थोड़े बहुत तेजस्वी बने, बाकी तो कोई भी नहीं है। बाकी सब छोटे छोटे खित्ते में अपनी अपनी जातियों के लीडर हैं। यहाँ तो यहाँ जाति के लीडर मिलेंगे। यहाँ कुशवाहा अलग मिलेंगे, मांझी अलग मिलेंगे, नीतीश के अलग हैं, पिछड़े अलग हैं, पासवान अलग हैं, पिछड़ों में और पिछड़े अलग हैं, उसमें अत्यंत पिछड़े अलग हैं। यहाँ यही होता है। तो नीतीश मास लीडर बन गए लेकिन बाकी कोई नहीं बन पाया। नीतीश एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को भी बढ़ावा नहीं दिया। तो बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या आरएसएस की आती कि बिहार में हिंदू मुस्लिम उतना नहीं चल पाता है। वहाँ की कंपोजिट कल्चर है, तो हिंदू मुस्लिम का जो जहर है वो उतना नहीं फैल पाता है। तो उसको नीतीश बाबू ने कंट्रोल करके रखा। तो मास लीडर बीजेपी की ओर से भी कोई नहीं आया। सुशील मोदी कुछ नहीं कर पाए, वो चले गए दुनिया से। अभी सम्राट चौधरी जैसे लोग हैं, विजय जैन जैसे लोग हैं, ये अपनी सीट नहीं जीत सकते। और सम्राट चौधरी भी तो पुराने देखा जाए तो आरजेडी के आदमी है ना वो तो बीजेपी का अपना कौन है वहाँ पर? ये बीजेपी की परेशानी कि उसका अपना कैडर, वोट तो मिल जाते, लीडर ही नहीं है उसका वहाँ पे। अब जेडीयू में कोई लीडरशिप नहीं बची, कोई मास लीडरशिप नहीं नीतीश के बाद में। आरजेडी में थोड़ा बहुत एक पाटली तेजस्वी हैं, बाकी तो कोई भी नहीं है। लालू अब खत्म हो चुके हैं। जो थोड़ा बहुत नाम से है ठीक है, चल रहा है, लेकिन लालू अब उतने पावरफुल नहीं है ना जितना पहले करिश्मा उनका हुआ करता था। देखा जाए तो बीजेपी भी मोदी के बिना कुछ नहीं है साहब। जिस दिन मोदी गए साहब, तो मोदी ने भी अपनी सेकंड रंग की जो लीडरशिप है वो तो डेवलप होने नहीं दी ना अल्टीमेटली। ये बात भी सही है। अब टिकट बटे, टिकट कौन ढूंढ रहा था, टिकट मिला किसको साहब? पता लग रहा है कि कोई नर्तक है, कोई डांसर है, कोई गायक है, कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, कोई गीतकार है, कोई संगीतकार है, सबको टिकट चाहिए। मिल भी गए। और ये सबके अंदर है साहब। माफिया हो या राजनीतिज्ञ हो या डांसर हो या भोजपुरी फिल्म का हीरो हो या हीरोइन हो या कोई और हो, जो भी थोड़ा बहुत कोई है, सबको टिकट चाहिए। और मिल भी गए उनको, ऐसे नहीं कि नहीं मिलते। तो जब बिहार की असेंबली में जाओगे तो आपको सब मिलेंगे। भोजपुरी एक्टर मिलेंगे, सिंगर मिलेंगे, गायक मिलेंगे, गीतकार मिलेंगे, संगीतकार मिलेंगे, माफिया के लोग मिलेंगे, शराब का माफिया के लोग मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन माफिया के लोग मिलेंगे, भूमि माफिया के लोग मिलेंगे। ऐसा क्या है जो नहीं मिलेगा साहब? सब कुछ मिलेगा। और सारी पार्टी वाले इनको टिकट देते हैं। जेडीयू देती है, आरजेडी देती है, कांग्रेस देती है, सीपीएम देती है, बीजेपी भी देती है, सब देते हैं। अब एक अच्छी बात है यहाँ पर, किसी को आरजेडी से टिकट नहीं मिला तो जेडीयू में चला जाएगा, जेडीयू में नहीं मिला तो बीजेपी में चला जाएगा, बीजेपी में नहीं मिला तो कांग्रेस में चला जाएगा, कांग्रेस में नहीं मिला तो वापस आरजेडी में चला जाएगा। ये बड़ी बढ़िया बात है बिहार में। फिकल लॉयल्टी है। काहे की लॉयल्टी? कौन सी लॉयल्टी? टिकट मिलना चाहिए, एमएलए बनना है, कोई भी पार्टी हो, जिस पार्टी में रहो उसके गुणगान करते रहो। अगली बार निकल गए तो गालियां दे दो, किसी और का गुणगान करना शुरू कर दो, गीत गाना शुरू कर दो। अब जैसे मोकामा से आनंद सिंह या उस एरिया से सूरज भान सिंह, उनके परिवार के लोग आते जाते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है सब। जन सुराज, एक नई सोच आई, चले जी हम परिवारवाद नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे, पार्टी लड़ रही है। अमित शाह ने 3 बंदे खरीद लिए, उनके बिठा दिए पहले चरण में ही। बेचारों को दुख हुआ कि 3 बंदे नहीं हो गए। अब नैतिकता और शर्म वरम तो बची नहीं है कहीं पे। ये तो सब बेकार की बात है। यहाँ तो सब कुछ परिवार के अंदर है ना। अब कोई भी पार्टी ले लो आप,
ये सब परिवार वाले हैं। मैं एमपी बन जाऊंगा, एमएलए बन जाऊंगा, बेटी बन जाएगी, बेटा बन जाएगा, भतीजा बन जाएगा, भांजा बन जाएगा, भाई बन जाएगा, भाभी बन जाएगी, पत्नी बन जाएगी, उसकी सलज बन जाएगी, समधन बन जाएगी, सब बन जाते हैं साहब। तो पार्टी के अंदर पार्टी यानी कि परिवार पार्टी, आप कोई भी ले लो। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी क्या है? परिवार पार्टी। कौन ऐसा बंदा जो पार्टी में नहीं है? उसके मुलायम सिंह यादव थे, उनके भाई शिवपाल यादव भी हैं, फिर पुत्री अखिलेश यादव हैं, उनकी वाइफ डिम्पल यादव हैं, उनके भाई भतीजे वो भी उसके अंदर है। आप रोकोगे इसको अल्टीमेटली। शरद पवार खुद पार्टी में, उनका भतीजा अजीत पवार वो पार्टी में, अजीत का बेटा वो पार्टी में, शरद का कुछ और जो दूसरे अंदर है वो पार्टी में, उनकी पुत्री सुप्रिया सुले वो पार्टी में। तो बाकी कौन है फिर? यही अपना दल के अंदर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। अनुप्रिया पटेल, वो उनके पति, उनके बाकी सब राजभर साहब, मैं, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो। उपेंद्र कुशवाहा, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, वही तो है। बाजी अपनी बहू को टिकट दे दिया, सबना को टिकट दे दिया। कितना बढ़िया बात है, कितना मेलजोल बढ़ता है, इससे प्यार बढ़ता है आपस में, है ना। तो जाति आधारित सब पार्टियां हैं वहां पर। कहने को बीजेपी कहती है कि ये दिवालिया मानसिकता है, लेकिन फिर जातिवाद की जो एक किस्म से सोच है वो तो बीजेपी भी लेके आती है वहां पर। बिहार में तो बीजेपी वही करती है ना। जितने टिकट बांटे जाते हैं वो जाति के आधार पर तो बांटे जाते हैं कि जहां मांझी है वहां मांझी खड़ा कर दो, जहां कुशवाहा है वहां कुशवाहा खड़ा करो, जहां पासवान है पासवान खड़ा करो, जहां पिछड़े हैं वहां पिछड़ा खड़ा करो, जहां अति पिछड़े वहां अति पिछड़ा खड़ा करो। यही तो बीजेपी करती आई है। और दूसरी बात, एक शब्द हमेशा आपको बिहार की राजनीति में मिलेगा, खुलकर मिलेगा, सामाजिक न्याय। हमें सामाजिक न्याय चाहिए, हमें सामाजिक न्याय चाहिए। बिना सामाजिक न्याय के कुछ नहीं हो सकता। सारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है साहब। जेपी का आंदोलन हो या उसके बाद जितने नेता आए, और फिर नौकरियों की बात भी बिहार से निकलती है। आपको बेरोजगारों के जो अनशन है ना वो बिहार में मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे आपको। बाकी पूरे इंडिया में उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, लेकिन वहां पर है। चुनाव टिकट भी महंगे हो गए ना आजकल, तो कौन कितना पैसा लगा सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पूछा जाता है भाई अल्टीमेटली तुम्हें टिकट देंगे तो कुछ 5-10 करोड़ लगा लोगे क्या? कहाँ लगा लेंगे ना, है ना। तो साहब किसको टिकट नहीं चाहिए? डॉक्टर को, इंजीनियर को, सरकारी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं रिटायर होके, वो सरकारी पुलिस अधिकारी जो बड़े बड़े हैं डीजीपी वगैरह, उनको भी टिकट मिल जाते हैं साहब। सच कहा जाए तो देश का जो लोकतंत्र है ना वो परिवारों की काल कोठरी में बंद है। यही सच्चाई है, और बिहार की तो यही सच्चाई है। मुझे लगा बिहार के बारे में ये बात करनी ज़रूरी थी। ज़रूरी इसलिए थी कि बिहार से बड़ा आपको रंगमंच नहीं मिलेगा। तो इस पर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, आक्रोशित या रोष करने की भी ज़रूरत नहीं है। खुश हो जाओ, इस रंगमंच को देखो, इसके अलग अलग रंग को देखो। इंद्रधनुष के 7 रंग आपको बिहार के चुनाव में मिलेंगे साहब, मज़ा आ जाएगा। मैंने एक पिक्चर पेश करने की कोशिश की, उम्मीद है आपको पसंद आई, कि बिहार की राजनीति भी एक रंगमंच या जिसे नौटंकी भी कहते हैं, बिल्कुल वही है साहब। यहाँ पर इसी बिहार के अंदर खूबसूरत लड़कियाँ नाचती हुई आपको मिलेंगी और पैसे फेंकते हुए आपके सामने माफिया के लोग, राजनीतिक के लोग, पुलिस के लोग, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या बिजनेसमैन आपको सब मिलेंगे। इस रंगमंच का आनंद उठाते हुए आपको सब मिलेंगे। इसलिए बिहार की असेंबली हमेशा एक इंटरेस्टिंग असेंबली होती है। अंदर आपको सब किस्म के लोग मिल जाएंगे। आपको फिल्म वाले मिलेंगे, आपको माफिया के लोग मिलेंगे, गायक मिलेंगे, हीरो मिलेंगे, हीरोइन मिलेगी, राजनीतिक मिलेंगे। इसके अलावा जितने बड़े बड़े कोई गुंडे या गैंगस्टर्स होते हैं वो भी मिलेंगे साहब। ऐसा कौन है जो नहीं मिलेगा? डॉक्टर भी मिलेगा, इंजीनियर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पुलिस के रिटायर और आईएएस के रिटायर और बाकी गवर्नमेंट अफसर भी रिटायर मिलेंगे, पटवारी भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा साहब। हिंदी फिल्म का पूरा सिनेमा का जो एक मसाला होता है ना, आपको एक मसाला फिल्म का सब कुछ मिलेगा। इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो बिहार जो है भारत की राजनीतिक भूमि पर एक परफेक्ट अमर अकबर एंथनी है साहब।
परफेक्ट अमर, अकबर एंड 3 है। लॉजिक मत ढूंढिएगा, बस इमोशंस को मत ढूंढिए, लॉजिक मत ढूंढिए, बस गो विद द फ्लो एंड एंजॉय, दैट्स बिहार फॉर यू। शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।